आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास के दौरान आपको एक नए विषय की ओर ले चलेंगे जिसका नाम है भारत में सिविल सेवाओं का विकास किस प्रकार हुआ। वहीं इसी क्लास के दौरान हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था का गठन किया गया और भारत में उस समय अर्थात 18वीं सेंचुरी में सेना का गठन कैसे कैसे किया जा रहा था। और इसी क्लास के दौरान हम आधुनिक न्याय व्यवस्था जो ब्रिटिशों ने भारत में लागू की थी उसकी भी चर्चा करेंगे। इसलिए सबसे पहला हमारा आज जो विषय होगा वो होगा भारत में सिविल सेवाओं का विकास। उन सिविल सेवाओं का विकास जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज़्यादा स्थिरता प्रदान की तथा ब्रिटेन की प्राथमिकताओं को अगर किसी ने भारत में लागू किया तो वो सिविल सेवाएं थीं। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और उसी वाणिज्य और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सिविल सेवाओं का विकास किया था। इन्हीं सिविल सेवाओं के अंतर्गत आप देखेंगे कि किस प्रकार कलेक्टर का पद महत्वपूर्ण हो गया और कलेक्टर के पद महत्वपूर्ण होने के बाद किस प्रकार आधुनिक पुलिस व्यवस्था में सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस एसपी या आईपीएस का भारत में स्टार्ट किया गया। इसी क्लास के दौरान हम देखेंगे कि वर्तमान में किस प्रकार जो न्याय व्यवस्था प्रचलित है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जो एक क्रमबद्ध विकास हुआ वो भारत में किस प्रकार हुआ और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में उन लोगों ने क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए सबसे पहले हमारा आज टॉपिक होगा वो होगा भारत में सिविल सेवा का विकास। जब भी सिविल सेवा शब्द आता है तो आपको देखना होगा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभिक दौर में मात्र एक व्यापारिक कंपनी थी और व्यापारिक कंपनी होने के नाते उसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो व्यापार करना था। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक निजी कंपनी थी। निजी कंपनी मतलब कि ब्रिटेन के कुछ लोगों ने जिनका नाम मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक समूह था, उनके कुछ लोगों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए गठन किया था और इसका जो उद्देश्य था वो था व्यापार करना। इसलिए जब कंपनी बनाई गई, चूंकि कंपनी निजी लोगों की थी और ये व्यापार कर रही थी, तो व्यापार में हो क्या रहा था कि व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अपने प्राथमिक उद्देश्य थे उसके बाद इसके जो कर्मचारी भारत में आते थे, बहुत सारे इसके कर्मचारी होते थे जो भारत में व्यापार करते थे। लेकिन होता क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन कर्मचारियों को भारत भेजती थी वो कंपनी का व्यापार तो करते ही थे, वहां अपने वो निजी व्यापार पर भी महत्व देते थे। क्योंकि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी आते थे उनकी सैलरी बहुत कम होती थी और जब सैलरी बहुत कम होती थी तो कंपनी सामान्यतः प्रारंभिक दौर में अपने कर्मचारियों को व्यापार करने की खुली छूट दे रखी थी। इसलिए एक दौर ऐसा आया कि जब 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जब सूबेदारी भी मिल गई और निजामत करने का अधिकार भी मिल गया, तो दौर कैसा आया कि बंगाल आदि के क्षेत्र में एक दौर आया जिसको आप बोल सकते हैं एक लूट का दौर था। वो लूट का दौर किस प्रकार का था कि इस समय अर्थात 1765 ईस्वी के आसपास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जो व्यापार कर रही थी उस व्यापार के साथ साथ उसके कर्मचारी भी अपने निजी व्यापार को प्राथमिकता दे रहे थे और स्थिति ये पहुंच गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गई और उसके पास इतना राजस्व नहीं बचा कि वो और व्यापार कर पाती। यहाँ तक कि वो माइनस में, लॉस में जाने लगी। लेकिन जो कर्मचारी थे वो अपने निजी व्यापार को बहुत महत्व दे रहे थे और जब निजी व्यापार को बहुत महत्व दे रहे थे तो वो तो अमीर होते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो संगठन था वो गरीब होता जा रहा था और वो दिवालियापन की स्थिति में था, अर्थात वो कंपनी बंद भी हो जाती। इसलिए प्रश्न उठा कि कंपनी को कुछ ना कुछ तो भारत में कंट्रोल करना होगा और कंट्रोल ऐसा करना होगा जिससे उसका वाणिज्य और व्यापार अत्यधिक वृद्धि हो पाए।
इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक सिविल सेवा नाम का सिविल सेवा नाम की एक प्रक्रिया आरंभ की कि सिविल सेवा के थ्रू के माध्यम से कुछ अधिकारी होंगे जो भारत जाएंगे और यही व्यक्ति भारत जाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण व्यापार अर्थात वाणिज्य को नियंत्रण करेंगे। इसलिए आप समझ पाए कि भारत में सिविल सेवाओं का जो विकास हुआ वो किस लिए हुआ कि ब्रिटेन से भारत आकर वाणिज्य को नियंत्रण और चलाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिविल सेवा का प्रारंभ किया था। धीरे धीरे जब सिविल सेवा का प्रारंभ होने लगा और भारत में सिविल सेवा काम करने लगी तो हुआ क्या कि उन्हीं सिविल सेवकों पर नए नए उत्तरदायित्व सौंपे जाने लगे और उनके पास कार्य ज़्यादा होने लगे। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा और उनका राजस्व वसूल करने के तरीका भी बदलने लगे, यहाँ तक कि उनके सिविल सेवकों को ही भारत में सारी नीतियों बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। इसलिए आप समझ पाए कि सिविल सेवाओं का विकास किस लिए हो रहा है। तो सिविल सेवाओं का विकास इसलिए हो रहा है कि ब्रिटेन की कंपनी भारत में वाणिज्यिक सेवाओं को, बिजनेस को नियंत्रण करने के लिए एक नई प्रक्रिया लेकर आई है जिसका नाम है सिविल सेवा। इसलिए सिविल सेवा की पृष्ठभूमि ये थी। इसी के आगे हम देखेंगे किस प्रकार भारत में कलेक्टर का पद आया, किस प्रकार कमिश्नर का पद आया, किस प्रकार भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था आई। इसलिए आप और भी देखिए कि जब 1765 का दौर था, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक बड़े क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों पर निजामत और राजस्व वसूल करने का अधिकार तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दे दिया था। जब शाह आलम द्वितीय ने दे दिया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां राजस्व वसूल करने और निजामत अर्थात आपराधिक मामले, या आप छोटे तौर पर समझिए कि न्याय करने और राजस्व वसूल करने के दोनों अधिकार अपने हाथ में ले लिए। लेकिन कंपनी के तत्कालीन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव इस बात को जानता था कि कंपनी के पास इतनी मशीनरी नहीं है, इतने आधारभूत संसाधन नहीं है जिसके तौर पर वो भारत में राजस्व भी वसूल कर पाए और न्याय का कार्य भी देख पाए। इसलिए उसने अपना बौद्धिक क्षमता का यूज करते हुए 2 पदों का सृजन किया। सामान्यतः जिसको बोला गया नायब सूबेदार। नायब सूबेदार की नियुक्ति उसने बंगाल और बिहार के क्षेत्र में कर दी, जिसमें बंगाल में और बिहार में करने के बाद उसी 2 व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें मोहम्मद रजा खां का नाम प्रमुख है, उसी के माध्यम से कंपनी क्या कर रही है, कंपनी भू राजस्व की वसूली कर रही है। आप समझिए यह 1765 हम लिख लेते हैं। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा इलाहाबाद की संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों की राजस्व
प्लस न्याय, जिसको बोलते हैं निजामत। दोनों के अधिकार मिल गए। जब दोनों के अधिकार मिल गए तो कंपनी प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूलना भी चाहती है। और किसी भी देश में एक नियम होता है कि यदि पब्लिक वहाँ टैक्स अदा करती है तो उस टैक्स देने के बाद उस देश की पब्लिक ये आशा भी करती है कि वो जिस सरकार को टैक्स दे रही है वो सरकार लोगों का कल्याण करेगी और कल्याण के साथ साथ उनके सामने जो समस्याएं होंगी, चाहे वो सिविल मामलों की हों या आपराधिक मामलों की हो, दोनों मामलों में जो सरकार है वो उनको न्याय प्रदान करेगी। इसलिए सरकार के पास अब न्याय करने के और राजस्व वसूल करने के दोनों अधिकार थे। लेकिन कंपनी चूंकि विदेश की थी और कंपनी साम्राज्यवादी हितों को ही प्राथमिकता देगी, तो कंपनी ने चाहा कि हम राजस्व तो वसूल कर लें, लेकिन न्याय करने का जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि न्याय करना एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए सरकार ने क्या किया कि राजस्व वसूल करने के लिए दो व्यक्ति नियुक्त किए, मोहम्मद सितार खां और रजा खां। मोहम्मद सिताब राय और मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया गया। उनके माध्यम से तो कंपनी राजस्व की वसूली करती रही, लेकिन निजामत का अधिकार जो था नवाब को दे दिया गया, जो प्रक्रिया सफल नहीं हो पाई। इसलिए बाद में क्या हुआ कि ये दोनों कार्य कर रही थी कंपनी, लेकिन जो कंपनी के कर्मचारी थे वो बहुत करप्ट थे, बहुत घूसखोर भी थे और इतने भ्रष्टाचारी लोग थे कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत व्यापार को तो बढ़ावा दिया, लेकिन कंपनी के जो प्राथमिक उद्देश्य था व्यापार करना, उसको प्राथमिकता नहीं दी गई। जब प्राथमिकता नहीं दी गई तो कंपनी धीरे धीरे लॉस में होने लगी और स्थिति दिवालियापन की आ गई। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिविल सेवा नाम की एक प्रक्रिया आरंभ की। सिविल सेवा, वो प्रक्रिया किस लिए कि भारत में जाकर भारत में आप वाणिज्य को नियंत्रण करेंगे, वाणिज्य को कंट्रोल करने के लिए। अब धीरे धीरे भारत में सिविल सेवाओं का विकास होने लगा था, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि अभी भी राजस्व कौन वसूल कर रहा है? तो राजस्व वसूल कर रहा है भारत में भारत का नायब सूबेदार, जो बंगाल के क्षेत्र में है, जिसमें मोहम्मद रजा खां और सिताब राय नाम के दो व्यक्ति हैं। लेकिन कंपनी ने ये जान लिया था कि हम भारत के लोगों के माध्यम से राजस्व वसूल तो करते रहेंगे, लेकिन वो राजस्व वसूल करने में कोई ना कोई हमें आगे किसी प्रकार की चुनौती भी आ सकती है। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो राजस्व वसूल करने का अधिकार मोहम्मद रजा खां और सिताब राय से लेकर स्वयं कंपनी के हाथ में ले लिया। और इसी राजस्व वसूल करने के लिए इसी राजस्व का मतलब है विभिन्न प्रकार के, खासकर टैक्सेस वगैरह। इस राजस्व को कलेक्ट करने के लिए भारत में कलेक्टर का पद लाया गया। कलेक्टर के पद का सृजन किया गया। कलेक्टर के पद, कलेक्टर का पद क्यों आया? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जो राजस्व को कलेक्ट करना चाह रही है, राजस्व को एकत्रित करने चाह रही है, इसीलिए भारत के तत्कालीन गवर्नर रहे वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में एक नए पद का सृजन किया, जिसका नाम था कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब था भू राजस्व को कलेक्ट करना। इसलिए प्रारंभिक दौर में तो कलेक्टर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप भू राजस्व को कलेक्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कलेक्टर के कार्यों को और बढ़ा दिया गया और उसकी जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया गया, और राजस्व वसूलने के साथ साथ उसको बाद में न्यायिक कार्य की जिम्मेदारी भी दी गई। इसलिए कलेक्टर प्रारंभिक दौर में क्या कर रहा है? राजस्व की वसूली कर रहा है। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने
आधुनिक न्याय व्यवस्था को आरंभ करते हुए कुछ अदालतों का निर्माण किया था, जिसमें सदर दीवानी और सदर निजामत, वहीं सदर जिला की अदालतें और सदर निजामत जिला की न्याय व्यवस्था थी, या जो न्यायालय थे उसको न्यायिक जिम्मेदारी भी दी गई। न्यायिक जिम्मेदारी भी दे दी गई। इसलिए कलेक्टर का पद महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि कलेक्टर एक तरफ तो राजस्व का वसूल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ न्याय भी दे रहा है। अब सामान्यतः समस्या क्या हो गई है कि सिविल सेवाएं तो भारत में आ गई हैं, लेकिन यहां आप ये देखिए, क्योंकि बाद में जुडिशियल में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन जाएगा कि भारत में जो कलेक्टर है वही भू राजस्व का वसूली का अधिकारी है और वही व्यक्ति न्याय का भी अधिकारी है। जब एक ही व्यक्ति राजस्व वसूल करने का भी अधिकार रखेगा और वही व्यक्ति न्याय करेगा, तो क्या न्याय की प्रक्रिया भारत में स्वच्छ हो पाएगी? ये सोचिएगा, मान लीजिए कलेक्टर साहब ने किसी मामले में किसी किसान से कहा कि आपको इतना भू राजस्व देना है, और अगर आप इतना भू राजस्व नहीं देंगे तो आप पर मैं बहुत प्रकार के चार्जेस लगा दूंगा और आपको जेल भी हो सकती है। अब उस किसान के पास क्या विकल्प होगा? किसान के पास विकल्प ये होगा कि वो न्यायालय में चला जाए। लेकिन जब वो न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय में न्याय करने वाला कौन है? तो न्यायालय में न्याय करने वाले भी वही डीएम साहब है, जो प्रायः किसान पर बहुत प्रकार के आरोप लगाए थे और ज़्यादा राजस्व वसूल करने का आदेश भी दिया था। जब दोनों ही कलेक्टर साहब के पास रहेंगे तो क्या न्याय की प्रक्रिया जो स्वच्छ होगी वो हो पाएगी? तो आंसर मिलता है कि वो प्रक्रिया स्वच्छ नहीं हो पाएगी। इसलिए बाद में एक गवर्नर जनरल आएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस डीएम के राजस्व वसूलने और न्यायिक जिम्मेदारी को अलग अलग कर देगा और वो कलेक्टर के पद को ओनली फॉर राजस्व वसूली तक ही सीमित रखेगा। लेकिन ये टॉपिक किसका है? ये हम न्याय व्यवस्था में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं भारत में धीरे धीरे सिविल सेवाओं का विकास हो रहा है, और आपने देखा कि कलेक्टर का पद भारत में आ गया है, और कलेक्टर की जो प्रारंभिक जिम्मेदारी दी गई वो ये दी गई कि आप भारत से भू राजस्व की वसूली करिए। अब आप देखेंगे कि जब ये व्यवस्था होने लगी और भारत में धीरे धीरे सिविल सेवाओं का विकास होने लगा, सिविल सेवाओं का विकास होने लगा, और जब सिविल सेवाओं का विकास होने लगा तो एक गवर्नर जनरल हुआ जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली कौन है? तो लॉर्ड वेलेस्ली एक गवर्नर है, जिस गवर्नर ने भारत में सहायक संधि लागू की थी वो वेलेस्ली था। वो अपने प्रीवियस क्लास में आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में जो सिविल सेवक आते थे, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए अर्थात ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए 1800 ईस्वी में, उस समय कलकत्ता, इस समय कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों भारत में बनाया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज का जो उद्देश्य था वो ये था कि तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिविल सेवक भारत में आते हैं उनको एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दिया जाए, और वो ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाए कि भारत में किस प्रकार की चुनौतियां हैं, आपको कैसे वर्क करना है। इसलिए सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड वेलेस्ली भारत में ही कॉलेज की स्थापना करता है, जिसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से ही लॉर्ड वेलेस्ली सिविल सेवकों को भारत में प्रशिक्षित करना चाहता है। लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डायरेक्टर का जो
संगठन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या उसको कंट्रोल ऑफ सीओडी बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और विलेजली से कहा कि भारत में सिविल सेवकों का प्रशिक्षण नहीं होगा। इसलिए 1806 ईस्वी में ही इंग्लैंड में एक स्थान है जिसका नाम है हैलीबरी। हैलीबरी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, शायद उसका नाम ईस्ट इंडिया कॉलेज के नाम से, खोल दिया। इसलिए भारत में लॉर्ड वेलेस्ली का जो प्राथमिक उद्देश्य था कि भारत में ही सिविल सेवकों का प्रशिक्षण दिया जाए, वो अंततः समाप्त हो गया। और भारत में आगे के दौर में जो भी सिविल सेवक आते थे, सबसे पहले उनको हैलीबरी कॉलेज भेजा जाता था और उस हैलीबरी कॉलेज में प्रशिक्षण करने के बाद वो भारत आते थे। इसलिए धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी का जो मुख्य कार्य होने लगा वो क्या था? वो था व्यापार। और व्यापार को नियंत्रण करने के लिए उसने सिविल सेवकों का गठन कर दिया है। वो सिविल सेवक आकर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्राथमिक उद्देश्य है वाणिज्य करना, उसको महत्व देते हैं और प्राथमिकता देकर भारत में व्यापार करते हैं। लेकिन आप ये समझिएगा, मान लीजिए ये ब्रिटिश कंपनी है, ये कंपनी है, यहाँ भारत में वो व्यापार कर रही है, व्यापार बहुत बड़ा है, और जो कंपनी है उस कंपनी को नियंत्रण कौन कर रहा है? मान लीजिए कंपनी में 50 लोग हैं, 50 लोगों की कंपनी ये है, 50 लोगों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। लेकिन अब होता क्या, समस्या क्या थी? क्या ये 50 लोग कंपनी चलाएंगे? तो ये 50 लोग मिलकर एक व्यक्ति चुनते थे जिसका नाम होता था सीओडी। इसको बोला जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, आप समझिएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कौन कर रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव हो रहा है उन व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया है। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करने वाले व्यक्ति आपस में मिलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुनते हैं। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये 24 लोगों की संस्था है। ये 24 लोगों की संस्था है और यही 24 लोग मिलकर किनका सिलेक्शन करते हैं? सिविल सेवकों का सिलेक्शन करते हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सिविल सेवकों का नियुक्ति कौन कर रहा है? तो ये 24 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो सिविल सेवक भारत में आ रहे हैं उनके पद को लेकर डिस्प्यूट होने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय लोग भी ये मांग करने लगेंगे कि सिविल सेवकों में भारतीयों को भी भागीदारी दी जाए। और इंग्लैंड में भी ये प्राथमिकता का दौर आएगा कि इंग्लैंड के लोग भी कहेंगे कि हमें भी भारत में सिविल सेवकों के भूमिका के रूप में भेजा जाए। लेकिन भूमिका में भेजने का अधिकार किनके पास है? तो भेजने का अधिकार तो सीओडी के पास है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास है। इसलिए धीरे धीरे आप इसी टॉपिक में देखेंगे कि संसद चाहेगी कि सिविल सेवकों के लिए एक स्वच्छ प्रक्रिया हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो, जिसके माध्यम से वो भारत में जाएं। और संसद ये भी चाहेगी कि उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी रोल रहे। और वहीं भारत के लोग चाहेंगे कि जो सिविल सेवक आ रहे हैं उसमें भारतीय व्यक्ति भी होना चाहिए। इसलिए इसी आगे आप टॉपिक में और देखेंगे कि ये डिस्प्यूट का एक विषय बन जाएगा। ये डिस्प्यूट क्यों बनेगा? क्योंकि सिविल सेवक की जो नियुक्ति है वो अति महत्वपूर्ण होती जा रही है और उसके पास पावर भी ज़्यादा है। इसलिए ये प्रक्रिया और महत्वपूर्ण होती जाएगी। अब देखिए, आपने देखा कि 1800 ईस्वी में भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो पाए। 1806 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
एक नया हैलीवरी में कॉलेज बना दिया और उसके माध्यम से भारत में सिविल सेवक आते रहे। लेकिन सिविल सेवक जो भारत में आ रहे थे, समस्या तो ये थी कि उसकी नियुक्ति कौन कर रहा था, तो उसकी नियुक्ति कोड ऑफ डायरेक्टर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाने वाले लोगों के द्वारा चुने गए हैं वो भारत में भेजे जा रहे थे। इसलिए बाद में क्या हुआ, एक दौर आया, वो दौर था 1833 ईस्वी का। 1833 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसका मतलब है कि प्रारंभिक दौर में ब्रिटेन है और ब्रिटेन में एकमात्र कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जिसको भारत के साथ या ईस्ट के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1813 के एक्ट में ही व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चाय और चीन पर ये व्यापारिक अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बना हुआ था। लेकिन 1833 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया और समाप्त करने के साथ साथ 1833 के एक्ट में ही भारतीय लोगों से ये कहा गया, भारतीय लोगों को ऐसा झांसा दिया ब्रिटिश सरकार ने कि ब्रिटिश सरकार सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। जैसे रंग के आधार पर, वंश के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर। आप समझिए कि ब्रिटिश सरकार कह रही है कि भारत में जो नए सिविल सेवक भेजे जाएंगे, अब उनके अंदर ना तो मैं रंग भेद को लेकर, ना वंश के आधार पर या जन्म स्थान का मतलब है, ना तो वही इस बात का भेदभाव करेगी कि उस सिविल सेवक का जन्म भारत में हुआ है या ब्रिटेन में हुआ है। ये जो शर्त लगाई गई थी या जो बात कही गई थी एकदम गलत थी, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार इस बात को जानती थी कि यदि भारत में सिविल सेवकों में भारतीय व्यक्तियों की भूमिका ज्यादा हो जाएगी तो वहां ब्रिटेन के जो प्राथमिक उद्देश्य थे, जो साम्राज्यवादी हित थे, उनकी प्राथमिकता गौण होने लगेगी। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ये कहता था कि भारतीय व्यक्ति ईमानदार नहीं होते हैं, और जब वो ईमानदार नहीं होते हैं तो भारतीय व्यक्तियों को सामान्यतः सिविल सेवकों से दूर रखा जाए, सिविल सेवकों के पद से दूर रखा जाए। इसलिए भारत को सामान्यतः सिविल सेवकों के रूप में नियुक्ति ही नहीं मिली। 1863 ईस्वी में पहले व्यक्ति भारतीय हुए सत्येंद्र नाथ, जिनको सबसे पहले भारत में सिविल सेवक परीक्षा को उत्तीर्ण करने का गौरव प्राप्त है। सोचिए कि ब्रिटेन की सरकार ने 1833 में ये कह दिया है कि हम रंग और वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, और सत्येंद्र नाथ टैगोर को नियुक्ति कब मिल रही है? 1863 ईस्वी में। मतलब वादा करने के 30 साल तक भी अंग्रेजों ने भारतीय व्यक्तियों को सिविल सेवा में एकदम किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिया। इसलिए 1833 में ये बात कही गई, लेकिन इस बात को लागू नहीं किया गया। उसके बाद एक एक्ट और आई, जो एक्ट थी 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में ये एक्ट दो प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कह रहा है, ब्रिटिश सरकार कह रही है कि सिविल सेवकों के लिए
सिविल सेवकों के लिए अब खुली प्रतियोगिता हो गई। खुली प्रतियोगिता का आरंभ होगा। खुली प्रतियोगिता का आरंभ होगा। खुली प्रतियोगिता का मतलब है ओपन कंपटीशन होगा। एक ऐसा कंपटीशन होगा जिसमें जो भी व्यक्ति चाहे वो भारतीय हो, चाहे ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति हो, वो उस परीक्षा में बैठ जाए जिसमें भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति हो रही है। क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो अपने फेवरेट व्यक्ति को ही सिविल सेवक के रूप में भेजता था, इसलिए सिविल सेवकों के लिए जो भारत में कंपटीशन था उससे ज्यादा तो ब्रिटेन में था। क्योंकि ब्रिटेन के भी नवयुवक ये चाहते थे कि हमें भारत में सिविल सेवा के थ्रू कोई नौकरी अच्छी मिल जाए और उसके माध्यम से हम धर्म को अर्जित कर पाए। इसलिए आज अगर हम देखें सिविल सेवा के लिए इतना जो कंपटीशन है, इससे ज्यादा भी कंपटीशन तो उस समय है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के व्यक्ति भी चाह रहे हैं कि हम भारत में सिविल सेवक बन के चले जाएं, और भारत की जो सरकार है, भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो भी चाह रहे हैं किसी न प्रकार हमको भी भारत में सिविल सेवकों के रूप में हमारे व्यक्तियों को भी नियुक्ति मिलना आरंभ हो जाए। इसलिए 1833 ईस्वी में खुली प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया गया। इस खुली प्रतियोगिता का आरंभ करने के बाद भी अंग्रेजों ने हमेशा अपने साम्राज्यवादी हितों को ही प्राथमिकता दी, और 1853 में करने के बाद भी आप सोचिए 1863 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की। सोचिए, ब्रिटिश सरकार 1833 में ही कह देती है कि हम जन्म, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर सिविल सेवकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। वही सरकार फिर उसको समय बाद 1853 में अर्थात 20 साल के बाद कहती है कि हम खुली प्रतियोगिताओं के आधार पर भारत में सिविल सेवक चुनेंगे, लेकिन तब भी भारतीय व्यक्ति नहीं चुने गए। भारतीय व्यक्ति पहला चुना गया 1833 ईस्वी में। वो ब्रिटिश सरकार 20 साल तक बोलती रही, 30 साल तक, लेकिन काम भी कुछ नहीं किया। जब 1863 ईस्वी में पहली बार सत्येंद्रनाथ टैगोर को चुना गया, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर को चुनने के बाद भारतीय व्यक्तियों की सिविल सेवा में भागीदारी बढ़ने लगी। और जब बढ़ने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि आरंभिक दौर में जो सिविल सेवकों की जो उम्र होती थी अर्थात एज होती थी, वो कितनी होती थी? 23 वर्ष। अब जब 1863 के बाद भारतीय व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ रही है, तो ब्रिटिश सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि वो जानती है कि भारत में यदि साम्राज्यवादी हितों को प्राथमिकता देनी है और अंग्रेजों के हितों को ही वरीयता दी जाए, भारत के व्यक्तियों को किसी प्रकार का कोई लाभ न मिल पाए जिससे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हो पाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि सिविल सेवकों की उम्र को घटाना चालू कर दिया। क्यों घटाना चालू कर दिया? क्योंकि अगर उम्र को घटा दिया जाएगा, उम्र को घटाने के बाद क्या किया ब्रिटिश सरकार ने 23 साल से यहाँ तक कि 1878 ईस्वी में सिविल सेवकों की उम्र जो थी वो 19 वर्ष कर दी गई। अब आप सोचिए 1878 के दौर में एक व्यक्ति जिसकी उम्र मात्र 19 साल होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो सिविल सेवकों की परीक्षा है वो कहाँ होगी? तो वो होगी इंग्लैंड में। और उन्होंने क्या कहा कि इंग्लिश के साथ साथ लैटिन और ग्रीक मतलब यूनानी जैसी भाषाओं को भी आपको सीखना होगा और उसकी परीक्षाएं देनी होंगी। अब सोचिए कि 1878 के दौर में एक परीक्षा जो सिर्फ इंग्लैंड में आयोजित हो रही है, और उसके बाद इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक जैसे शब्द हैं, इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाएं हैं,
उनके माध्यम से सिविल सेवक चुना जाएगा। तो क्या कोई व्यक्ति 19 साल की उम्र में वहां जाएगा, इतनी भाषाओं के बाद सिविल सेवा की परीक्षा देगा, तब वो पास होगा? इसका उद्देश्य क्या है ब्रिटेन का सरकार का? वो उद्देश्य ये है कि किसी न किसी प्रकार भारतीय व्यक्तियों को सिविल सेवा से दूर रखा जाए। क्यों रखा जाए? क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि भारत में सिविल सेवकाएं ही अंग्रेजों के प्राथमिकता देने वाले उद्देश्यों में से एक है। इसलिए आप देखिए 1878 के दौर में इतना भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन जब ये भेदभाव बढ़ता गया तो उस समय भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट आरंभ हो जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसा कि धीरे धीरे 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी और भारत में जो आरंभिक दौर के राष्ट्रवादी लोग होंगे वो इंग्लैंड के लोगों से या तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से इस बात की मांग करने लगेंगे कि हम भारतीयों को भी सिविल सेवकों के रूप में भागीदारी का अवसर दिया जाए। इसलिए ये जो मांग है धीरे धीरे तेज होती जाएगी। और जब कोई भी मांग तेजी से किसी सरकार के पास आती है तो वो सरकार क्या करती है? वो सरकार विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन करती है। अभी भी आप देखते होंगे कोई मुद्दा हो जाता है, उस जब जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ और उस एग्जाम के विरोध में कुछ छात्रों ने धरना दिया और धरना देने के बाद सरकार क्या कहती है कि हम एक आयोग बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी में जो रिकमेंडेशन देगी कमेटी, उस कमेटी के आधार पर भी हम आगे प्रोसेस करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ आयोगों का गठन किया। उन आयोगों के माध्यम से ही ये तय किया गया कि आने वाले भविष्य में हम किस प्रकार भारतीय लोगों का कंट्रीब्यूशन सिविल सेवकों के रूप में बढ़ाएं। तो हम ये बताएंगे आपको कि वो कौन कौन से आयोग थे। जिनके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि ब्रिटेन की सरकार ने वो कौन कौन से, जब भारतीय व्यक्तियों की भी भूमिका की मांग बढ़ने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ आयोगों का गठन किया था। कुछ आयोगों का गठन किया तो आपको ये समझना है कि भारत में सिविल सेवा से संबंधी प्रमुख आयोग कि वो कौन से प्रमुख आयोग थे जिनके माध्यम से ब्रिटेन की सरकार ने ये तय करने का प्रयास किया कि कितने भारतीयों को भारत में सिविल सेवा के रूप में भूमिका देनी चाहिए। तो इसके संबंध में एक आयोग हुआ जिसका नाम था एचिसन आयोग। एचिसन आयोग एचिसन आयोग का गठन कब किया गया? तो गठन किया गया 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में किया गया। उसी समय 1885 के दौर में भारत में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस के द्वारा मांग की जा रही थी। और उस समय कुछ भारत में ऐसे छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे स्थानीय स्तर पर, जिन्होंने इस बात की मांग की थी कि भारत में सिविल सेवकों के रूप में भारतीय व्यक्तियों को भी योगदान दिया जाए। इसलिए आप देखेंगे 1886 ईस्वी में इस समय डफरिन भारत का गवर्नर जनरल था। इसलिए एचिसन आयोग के बाद एक और आया जिसका नाम था इस्लिंगटन आयोग। इसका गठन भी लगभग 1893 के आसपास किया गया हार्डिंग के काल में। तो एचिसन आयोग और इस्लिंगटन आयोग, एक आयोग और लिख लीजिए आप जिसका नाम था ली आयोग। ली आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1800
1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश सरकार ने एक ली आयोग का गठन किया और इन संगठनों का या इन आयोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इन कमीशनों का, कि भारतीय व्यक्तियों को किस प्रकार और कितनी भूमिका सिविल सेवकों के रूप में दी जाए। इसलिए ये जो आयोग बनाए जा रहे हैं, इन आयोगों का जो काम है वो क्या है, वो है भारतीय व्यक्तियों को सिविल सेवकों के रूप में कितनी प्राथमिकता दी जाए। इसलिए ली आयोग ने एक रिकमेंडेशन दी और वो रिकमेंडेशन क्या थी, वो ये थी कि भारत में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए, लोक सेवा आयोग होना चाहिए, क्योंकि 1919 में एक सुधार आया था। 1919 में एक सुधार आया था जिसका नाम भारत में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार ने ही भारत में ये रिकमेंडेशन की थी कि भारत में सिविल सेवकों में भारतीय व्यक्तियों की भूमिका को निर्धारित किया जाएगा और कुछ बढ़ाया भी जाएगा। उसी आधार पर 1923 ईस्वी में ब्रिटेन की सरकार ने ली आयोग का गठन किया और ली आयोग ने यह कहा कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। इसी आधार पर भारत में सबसे पहले 1926 ईस्वी में एक लोक सेवा आयोग बनाया गया। एक लोक सेवा आयोग बनाया गया। और पहली बार इसी समय लगभग 1922-23 ईस्वी का दौर था जब पहली बार भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा सिविल सेवकों की आरंभ की गई थी, जिसमें पहला भारत का शहर इलाहाबाद था। इलाहाबाद भारत का ऐसा पहला शहर था जिसमें सबसे पहले सिविल सेवकों की परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसलिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद आज भी वो शहर माना जाता है जहां सबसे ज़्यादा सिविल सेवक सिलेक्ट होते हैं या सिविल सेवकों का एक सेंटर माना जाता है। अगर भारत में सिविल सेवकों के लिए समय सबसे प्रसिद्ध जगह है तो वो दिल्ली है, और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम भी प्रमुख आता है, क्योंकि सबसे पहले इलाहाबाद में भी सिविल सेवकों की परीक्षा भारत में आयोजित की गई थी। इसलिए आप देख रहे हैं कि 1926 ईस्वी में एक लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया कि भारत में धीरे धीरे भारतीय व्यक्तियों का योगदान भी सिविल सेवकों के रूप में बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन उसी समय 1935 ईस्वी में जो एक्ट आई थी, जो अधिनियम आया था, उस एक्ट में इस बात का रिकमेंडेशन किया गया था, इस बात का सलाह दी गई थी कि एक संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए और सभी राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होना चाहिए। लेकिन 1835 की जो एक्ट थी, जो भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाना चाहती थी, वो असफल हो गई थी और ये व्यवस्था चलती रही। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। उन रिफॉर्म्स को आप गूगल करके देख लीजिए कि आज़ाद होने के बाद कौन कौन से ऐसे आयोग थे जिनका गठन ब्रिटिश सरकार ने किया। इसलिए आप समझ पाए कि 1935 के पहले सिविल सेवकों की भारत में क्या पृष्ठभूमि रही, कौन कौन से ब्रिटिश सरकार ने ऐसे काम किए जो सिविल सेवकों के रूप में उनको अपनी प्राथमिकता के उद्देश्य से उचित नजर आते थे। आपने देखा कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य हमेशा यही रहा कि भारत में सिविल सेवकों का गठन तो किया जाए, लेकिन भारतीय व्यक्तियों से इससे बहुत दूर रखा जाए। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटेन की सरकार ने दिन प्रतिदिन ऐसे नियम बनाते गए जिससे भारतीय व्यक्तियों को इन सेवाओं से दूर रखा जाए। क्यों दूर रखा जाए? क्योंकि यदि सिविल सेवक भारतीय होंगे तो जब भारतीय होंगे तो वो साम्राज्यवादी हितों को कम प्राथमिकता देंगे और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के जो प्राथमिक उद्देश्य हैं, जो साम्राज्यवादी हित हैं, उनकी भूमिका गौण होने लगेगी और इससे सरकार को भी खतरा था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने
भारतीय व्यक्तियों को सिविल सेवकों के रूप में नियुक्ति देने से हमेशा ही दूर रही वो सरकार। और अंततः आते आते खैर भारतीय लोगों की जो भूमिका थी वो बढ़ चुकी थी, लेकिन उन्होंने आधुनिक शिक्षा के द्वारा भी जो सिविल सेवक भारतीय भी होते थे उनको भी भारत के राष्ट्रवाद से कहीं ना कहीं दूर रख दिया था। इसलिए इस टॉपिक के द्वारा हमने सिविल सेवकों के किस प्रकार भारत में विकास किया गया था इसके सभी डायमेंशन देख दिए हैं। अब इसी टॉपिक में हम देखेंगे कि भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था का आरंभ किस प्रकार हुआ, किस प्रकार भारत में आईपीएस का गठन किया गया। भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था का आरंभ भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था का आरंभ। आधुनिक पुलिस व्यवस्था का आरंभ। अगर हम पुलिस के इतिहास पर देखें तो प्राचीन काल में भी पुलिस की विजिबिलिटी थी, लेकिन पुलिस का जो संगठन था वो प्रायः एक व्यवस्थित रूप में नहीं था। इसलिए व्यवस्थित रूप में जो पुलिस की व्यवस्था थी वो तो थी, लेकिन एक व्यवस्थित रूप पुलिस का देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि पुलिस का जो प्राथमिक काम था वो था स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार के अपराध को रोकना और चोरों को पकड़ना। इसलिए प्रारंभिक दौर में खासकर हम देखें मुगलों के काल में क्योंकि मुगलों की व्यवस्था को ही रिप्लेस कर रही थी ब्रिटेन की सरकार। इसके पहले भारत में जो भी नियम कानून थे वो भारतीय थे, लेकिन धीरे धीरे जब मुगलों की सत्ता भारत में स्थापित होने गई थी तो स्थापित होने के बाद सत्ता धीरे धीरे भारत के जो लोकल नियम थे उनमें कुछ प्रकार के परिवर्तन कर दिए गए थे, और कुछ मुगलों की अपनी व्यवस्थाएं और कुछ भारतीय व्यवस्थाओं का मिश्रण होकर एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया था। लेकिन मुगलों के काल में पुलिस की व्यवस्था तो थी, पुलिस व्यवस्था थी, लेकिन व्यवस्थित नहीं थी, व्यवस्थित इसलिए नहीं थी कि पुलिस के जो कार्य होते थे, पुलिस के कार्य जो थे खासकर वो जमींदार करते थे। जमींदार खोत मुकद्दम चौधरी आदि ऐसे अधिकारी थे। खासकर उसमें जमींदार ऐसा था जो स्थानीय स्तर पर चोरी को या अपराध को नियंत्रण करता था। यही जमींदार जो है वो स्थानीय स्तर पर चोरी और अपराध को नियंत्रण करता था। नियंत्रित करता था। इसलिए जमींदार की भूमिका तो महत्वपूर्ण थी, लेकिन धीरे धीरे जमींदार भी क्या करते थे कि यही जमींदार स्थानीय स्तर पर चोरी को भी कभी कभी करा देते थे, उसमें से कुछ हिस्सा ले लेते थे। इसलिए आप प्राचीन काल में भी देखेंगे या मध्यकाल में देखेंगे, उस समय भी आप देखेंगे कुछ ऐसे पद थे जो पुलिस से संबंधित थे। जैसे एक पद हुआ करता था फौजदार का। जो फौजदार था और आमिल शब्द था। फौजदार और आमिल के भी कार्य किससे थे, तो ये पुलिस के कार्य से संबंधित थे, पुलिस के तरह कार्य करते थे, पुलिस के तरह कार्य करते थे। इसलिए आप देख रहे हैं कि फौजदार
जमींदार, फौजदार और आमिल के जो पद हैं वो पुलिस से संबंधित है और यही पुलिस के कार्य कर रहे हैं। इसलिए अभी तक जो कार्य कर रहे थे वो फौजदार या आमिल कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इन पदों को भी भारत में समाप्त करने की स्थिति में थी। इसलिए भारत में एक गवर्नर आया जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगभग 1775 ईस्वी में 1775 ईस्वी के आसपास में 1775 की ईस्वी के आसपास में 1775 ईस्वी के आसपास में जमींदारों और फौजदारों पर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अर्थात पुलिस की व्यवस्था को उसने लागू रखा। लेकिन धीरे धीरे वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी पुलिस के पद को महत्वपूर्ण समझा और पुलिस व्यवस्था की ओर उसने धीरे धीरे ब्रिटेन को अग्रसर किया कि एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिससे पुलिस डिपार्टमेंटल एक पृथक हो। पृथक होने के साथ साथ वो भारत में चोरी और ऐसे स्थानीय स्तर पर उन अपराधों को रोक पाए जिससे किसी सरकार की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको तय किया जा सके। इसलिए आप देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पुलिस का रिफॉर्म्स शुरू होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद भारत में एक गवर्नर आया जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को ही भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। इसी व्यक्ति ने अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही आईपीएस पद का सृजन किया था, जो वर्तमान में आईपीएस कहते हैं, उस पद का सृजन किया था। कॉर्नवालिस की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने क्षेत्र को लगभग 400 वर्ग मील में बांट दिया। 400 वर्ग मील में हर क्षेत्र अलग अलग बांट दिया। मान लीजिए 400 वर्ग मील का ये हो गया, और इस 400 वर्ग मील में एक थाने की स्थापना की। मान लीजिए ये थाने बने हुए हैं और इन थानों को एक दरोगा पद के नाम का सृजन किया और उसके अधीन कर दिया गया। इसलिए प्रारंभिक दौर में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में 400 वर्ग मील में एक क्षेत्र को बांट रहा है और क्षेत्र में बांटने के बाद एक थाने की स्थापना कर दी गई और थाने को किसके अधीनस्थ कर दिया गया? तो एक दरोगा नाम के अधिकारी के नाम, जो वर्तमान में सब इंस्पेक्टर होते हैं, एक दरोगा नाम के पद को इस व्यक्ति को थाने का कंट्रोल दे दिया गया और इसी थाने में कुछ सिपाही रैंक के भी व्यक्तियों को भर्ती कर दे दिया गया। इसी थानों से संबंधित कुछ चौकियों का भी निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कर दिया। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में एक व्यवस्थित पुलिस व्यवस्था को आरंभ करने वाला व्यक्ति माना जाता है। इसके बाद इन्हीं थानों को उसने कई थाने मिलाकर एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम उसने दिया एसपी, अर्थात सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इन थाने की, अर्थात उसके क्षेत्र में जितने भी थाने पड़ेंगे उस एक जिला में या प्रांतीय स्तर तक सब थाने को, जो संबंधित थाने होंगे, एक बड़े सर्कल एरिया को किसके नियंत्रण में कर दिया? तो वो कर दिया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के। थाने का नियंत्रण किसके पास? थाने का नियंत्रण दरोगा के पास। उस थाने के नीचे कुछ चौकियां, और चौकियों का नियंत्रण कौन करेगा? तो वो थाना करेगा, और थाना और कुछ थाने को मिलाकर उनका नियंत्रण कौन करेगा? ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करेगा। लगभग ये व्यवस्था भारत में आज भी प्रचलित है। लेकिन धीरे धीरे ये जो कॉर्नवालिस की व्यवस्था थी इसको विलियम बेंटिक ने चेंज किया था, क्योंकि विलियम बेंटिक ने आईपीएस के पद को समाप्त कर दिया था। उसके बाद उसने कुछ और रिफॉर्म्स किए थे, वो हम आगे देखेंगे। तो कॉर्नवालिस ने भारत में
एक आधुनिक पुलिस व्यवस्था का आरंभ कर दिया, उस आधुनिक पुलिस व्यवस्था का जो वर्तमान तक भी प्रचलित है। इसलिए पुलिस में एक बड़ा रिफॉर्म्स कौन ला रहा है, वो ला रहा है कॉर्नवालिस। आपको ये देखना होगा कि मध्यकाल में, खासकर मुगलों के शासनकाल में, जो मुगलों की स्थापना की थी मुगलों ने, उसमें सेना का पद महत्वपूर्ण था। उसमें सेना का रोल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि राज्य जो था वो अधिकतर सैनिक राज्य हुआ करता था। उस सैनिक राज्य होने के कारण पुलिस को वहां महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई थी। लेकिन कॉर्नवालिस ने इस बात को समझा और आधुनिक पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत वो थाने की स्थापना कर रहा है। क्योंकि विषय ये महत्वपूर्ण है, विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पुलिस व्यवस्था ने अंग्रेजों को आने वाले भविष्य में बहुत सहायता की। जब भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, भारत की स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें पुलिस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से। बहुत सारे स्थानीय स्तर पर कई छोटे छोटे आंदोलन हुए या विद्रोह हुए। उस विद्रोह को दबाने में लोकल पुलिस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जब भारत में पुलिस व्यवस्था आ रही थी, वो भी आधुनिक पुलिस व्यवस्था, तो इस पुलिस व्यवस्था हमेशा ब्रिटेन के समर्थन में रही और भारत के विरोध में रही, क्योंकि इसका भी ढांचा लगभग ब्रिटेन ने अपने हितों के अनुसार ही गढ़ा था। इसलिए जो पद पुलिस में उस समय भी दिए जाते थे, वो पद में अधिकांश ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता था, वो देखने में तो भारतीय हों, सोचने में तो लेकिन वो इंग्लैंड वाले ही हों, क्योंकि जो ब्रिटेन सोचता था वही उस समय पुलिस सोच रही थी। और पुलिस की कार्यशैली भी लगभग ब्रिटेन ने हमेशा साम्राज्यवादी हितों को प्राथमिकता देकर ही तय की थी। इसलिए भारत में आरंभिक पुलिस जो कॉर्नवालिस के शासनकाल में रही, वो हमेशा ब्रिटेन की ही रही। लेकिन इसने आने वाले समय अंग्रेजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए कॉर्नवालिस के बाद भारत का गवर्नर आया विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक ने विलियम बेंटिंक ने विलियम बेंटिंक ने विलियम बेंटिंक ने आईपीएस पद का समाप्ति कर दी थी। विलियम बेंटिंक ने भी कुछ रिफॉर्म्स किए, कुछ सुधार किए। लेकिन इस सुधारों के बाद हमको चलना होगा सीधा 1861 के कानून पर। 1861 इसको बोलते हैं हम पुलिस एक्ट। 1861 में 1861 ईस्वी में पुलिस एक्ट आई और 1861 में जो पुलिस एक्ट आई, उसने भारत में, इस एक्ट ने भारत में एक व्यवस्थित पुलिस व्यवस्था का प्रारूप दिया। पुलिस व्यवस्था का प्रारूप दिया जो लगभग वर्तमान में भी चल रहा है। यह महत्वपूर्ण यह है कि 1861 में जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पुलिस एक्ट बनाया होगा, तो उस पुलिस एक्ट में किस व्यक्ति को प्राथमिकता दी गई होगी? तो ब्रिटेन के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को ही या उसके उद्देश्यों को ही प्राथमिकता दी गई होगी। और उस 1861 की एक्ट में जो प्रेशर बनाया गया होगा, वो किन लोगों के ऊपर बनाया गया होगा? तो भारतीय व्यक्तियों के ऊपर बनाया होगा। क्या उस समय 1861 में जो ब्रिटेन की सरकार पुलिस एक्ट लेकर आ रही है, उस पुलिस एक्ट का उद्देश्य जन कल्याण होगा? तो जन कल्याण तो मुश्किल है, मुझे लगता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी सरकार, एक उपनिवेशवादी सरकार हो, एक साम्राज्यवादी सरकार हो, और उसने किसी देश को गुलाम बना रखा हो
और वो पुलिस एक्ट भी लेकर आएगी, तो क्या उस पुलिस एक्ट में क्या सभी लोगों का कल्याण निहित होगा उस देश का? तो नहीं होगा। वो सरकार हमेशा ये चाहेगी कि स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे विद्रोहों को और इंडियन नेशनल मूवमेंट को किसी भी प्रकार से रोका जाए। लगभग यही व्यवस्था पुलिस एक्ट के अनुसार भारत में भी तय की गई थी। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्टों ने इस बात की रिकमेंडेशन की है कि पुलिस व्यवस्था में बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि आधुनिक न्याय व्यवस्था में पुलिस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। और वो पुलिस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगते रहते हैं? क्योंकि उसका जो ढांचा है वो आज भी लगभग ब्रिटेन के युग से ही चला आ रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट या केरल हाई कोर्ट और भारत के कई हाई कोर्टों ने यह रिकमेंडेशन की है कि पुलिस में व्यापक रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। वो व्यापक रिफॉर्म्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि जिस सरकार ने इसको बनाया था वो सरकार ब्रिटेन की थी, और ब्रिटेन की सरकार होने के नाते उसने हमेशा ही साम्राज्यवादी हितों को वरीयता दी थी। इसलिए आधुनिक समय में अगर कोई पुलिस एक्ट बनाई जाएगी तो उसमें उस देश के नागरिकों का जन कल्याण निहित होगा, ना कि सरकार की वो महत्वाकांक्षा जो अपने हित में रहती है वो निहित होगी। इसलिए 1861 में जो पुलिस एक्ट बनाया गया उसमें क्या कहा गया कि प्रांतीय स्तर पर एक बड़ा अधिकारी होगा जिसको महानिर्देशक कहेंगे। उसके बाद छोटे अधिकारी होंगे कई प्रकार के, उसके नीचे फिर कई अधिकारी होंगे। इस प्रकार जो आधुनिक व्यवस्था का मॉडल है एक थाने चौकियों तक, वो लगभग 1861 में तय कर दिया गया। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय भी 1861 के पुलिस एक्ट में भी उतने रिफॉर्म्स नहीं थे। फिर भारत में एक गवर्नर आया जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम है फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग कब बनाया गया? तो 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर नाम के एक व्यक्ति थे, उनके नियंत्रण में या उनकी देखरेख में एक फ्रेजर आयोग बनाया गया। इसलिए प्रश्न आता है कि फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? तो फ्रेजर आयोग का जो संबंध है वो है पुलिस व्यवस्था से। फ्रेजर आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन दी और इसी रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में कई सुधार किए गए। और इसी के अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा, भारत में जो सीआईडी की व्यवस्था थी, सीआईडी की व्यवस्था फ्रेजर आयोग के रिकमेंडेशन के बाद ही भारत में जारी की गई थी। फ्रेजर आयोग के बाद ही भारत में सीआईडी की व्यवस्था आरंभ की गई थी। ये व्यवस्था चलती रही। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद हर जो पुलिस व्यवस्था थी, पुलिस जो विषय था, पुलिस विषय को राज्य सूची में दर्जा दिया गया। राज्य सूची में दर्जा दिए जाने के कारण पुलिस आधुनिक काल में भी राज्यों का विषय होती है और पुलिस पर जो नियंत्रण होता है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसलिए पुलिस का ढांचा कैसा था ये आप इसमें देख पाए। हम एक नए विषय की ओर चलेंगे जिसका नाम होगा भारत में सेना का विकास। भारत में सेना का विकास। भारत में सेना का विकास। सेना मतलब आर्मी। सेना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मध्यकाल का शासन रहा हो या प्राचीन काल का शासन रहा हो, किसी भी राजा का जो स्थायित्व होता था वो उसकी सेना की बदौलत ही होता था। खासकर मुगलों के शासनकाल में एक सैनिक राज की स्थापना की गई थी, क्योंकि सेना के बदौलत ही कोई राजा दूसरे राजा को जीतता था। और अपने यहाँ स्थानीय स्तर पर यदि किसी प्रकार की शांति वार्ता जो होती थी
वो सेना के माध्यम से ही होती थी। क्योंकि राज्य जो था वो सैनिक प्रकृति का हुआ करता था, इसलिए सेना की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन भारत में जो सेना का विकास हो रहा था, हमेशा ब्रिटेन ने दो प्रकार की सेना बनाई। एक तो उसने बनाई यूरोपीय सेना, और एक भाग रखा था उसने वो भारतीय सेना। इसलिए कहते हैं ब्रिटिश भारतीय सेना, ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक मेजर स्टेजन लॉरेंस को कहा जाता है। भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो आरंभिक दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक होते थे वो प्रायः ब्रिटेन के ही होते थे। लेकिन प्रारंभिक दौर में उसने प्लासी के युद्ध में एक बड़ी विजय हासिल की थी, और उस विजय को हासिल करने के बाद तत्कालीन गवर्नर ये बात जान चुके थे कि यदि भारतीय व्यक्तियों को भी एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, एक अच्छी नियमित सैलरी दिया जाए, और उनके साथ भी एक ब्रिटिश सैनिक किस तरह ट्रीट किया जाए, तो भारतीय सैनिक भी ब्रिटेन की सैनिक की तरह बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय राष्ट्रवाद की कोई भूमिका नहीं थी या भावना ही नहीं थी, तो कभी भी बंगाल, बिहार आदि के क्षेत्र के सैनिक को मराठाओं के खिलाफ या मराठाओं के जो सैनिक भर्ती कर रखे थे ब्रिटेन को, हैदराबाद के खिलाफ युद्ध करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं हुआ। और ब्रिटेन की सरकार ने हमेशा इस बात की प्राथमिकता की कि भारतीय सेनाओं के अंदर किसी प्रकार की कोई राष्ट्रवाद का जुनून ही ना आए। यहाँ तक कि ब्रिटेन के लोगों ने हमेशा इस बात की प्राथमिकता दी कि भारतीय सैनिकों को उनके धर्म के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, और उनके क्षेत्र और भाषा के आधार पर अलग अलग बांट दिया जाए, और उनमें इतना द्वेष की भावना डाल दी जाए कि एक भाषा और दूसरे भाषा वाले व्यक्ति को एक दूसरे पर गोली चलाने से किसी प्रकार का कोई ऐतराज ना हो। एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के खिलाफ भी युद्ध लड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई संकोच ना करे। इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने एक यूरोपीय सेना और एक भारतीय सेना, दो टाइप की सेना बनाई। इसलिए इसने भारतीय सेना का जो उपयोग किया, अधिकतर उपयोग जो किया वो कहाँ किया, तो एशिया और अफ्रीका के विभिन्न प्रकार के जो उपनिवेश थे उनको सुरक्षित करने में भारतीय सेना का उपयोग किया, और जो यूरोपीय सेना थी उसका उपयोग उन लोगों ने भारतीय उपनिवेश को सुरक्षित करने के लिए किया। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी या ब्रिटेन सरकार भी ये जानती है कि यूरोपीय सेना की जो विश्वसनीयता है भारत में, वो मुझे भारतीय सैनिकों से ज़्यादा है। क्योंकि यदि भारत में कोई विद्रोह होगा, हो सकता है जो विद्रोह हो रहा हो उसी क्षेत्र के कुछ सैनिक सेना में भर्ती हों और वो ब्रिटेन का विरोध करने लगें। क्योंकि 1857 में आप इस विद्रोह को देखेंगे, जिस विद्रोह ने भारतीय लोगों की उसमें संख्या ज़्यादा थी और भारतीय लोगों ने विरोध किया भी, और एक इतना बड़ा सशक्त विद्रोह कर दिया जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसलिए यूरोप में जो यूरोपीय सेना है उसका उपयोग ब्रिटेन की सरकार किस लिए कर रही है, तो वो इसलिए कर रही है कि भारत में किसी भी न किसी टाइप से भारतीय व्यक्तियों को दबाया जाए। इसलिए आप देखेंगे एक यूरोपीय सेना है, एक भारतीय सेना है। उसके बाद जब ये सेना का भर्ती चलता रहा और कुछ भारतीय व्यक्तियों को भर्ती करना आरंभ कर दिया था। भर्ती
करना आरंभ कर दिया था। जब भारतीय व्यक्तियों को आरंभ कर दिया गया, उस सेना का संगठन बड़ा सैनिक हो गया। सेना का संगठन एक बड़ा हो गया। ब्रिटेन की सरकार ने भारत में इतनी बड़ी सेना बना ली कि जिस सेना के बदौलत वो भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य विकसित कर सके, और उस साम्राज्य के साथ साथ उसने अपने सीमांत क्षेत्रों में, जैसे आप अफगानिस्तान हो, नेपाल हो आदि क्षेत्रों में भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके साथ साथ तत्कालीन ब्रिटेन ने अपने भारतीय उपनिवेश को फ्रांस और रूस के साम्राज्य के नियंत्रण से भी मुक्त कर लिया। जहां नेपोलियन का उत्कर्ष हो रहा था, तो नेपोलियन के उदय को अगर भारत में किसी ने तटस्थ कर पाया तो वो सेना ही थी। इसलिए सेना और सेना की बदौलत ही ब्रिटेन की सरकार भारत में अपने उपनिवेश या साम्राज्य को लगभग 200 वर्षों तक बनाए रखी, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो सेना की थी। सेना ने उस समय भारत में हो रहे विभिन्न प्रकार के विद्रोह और आंदोलन को बहुत ही निर्मम तरीके से कुचला। क्यों? क्योंकि सेना किसकी है? ब्रिटेन की है। और यदि सैनिक भारतीय है भी, लेकिन उस समय भारतीय व्यक्तियों में भी अपने राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो प्रायः नहीं थी। इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय व्यक्तियों का भी उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहा। अब आप देखेंगे कि 1857 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ भारत में। 1857 में भारत में विद्रोह हुआ। विद्रोह में जो सबसे बड़ी भूमिका हुई वो सेना की हुई, क्योंकि सेना ने ही मेरठ आदि क्षेत्रों में या दिल्ली आदि क्षेत्रों में कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद वहां पर जो सेना का जो पद हो गया या सेना की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों हो गई? जब भारतीय व्यक्तियों ने ही सेना में विद्रोह कर दिया और दिल्ली आदि मेरठ आदि पर कब्जा कर लिया, तो ब्रिटिश सरकार को ऐसा लग गया कि कहीं ऐसा ना हो इन फ्यूचर भारतीय सैनिक ही ब्रिटेन की सरकार को हिला दे और भारत से हमें अपने बोरिया बिस्तरा बांधना पड़े। इसलिए आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 ईस्वी के बाद तत्कालीन एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद क्या किया? विभिन्न प्रकार के आयोग बनाए। आयोग किस लिए बनाए गए? आयोगों को ये आदेश दिया गया, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप ऐसा कुछ व्यवस्था बनाइए जिससे हमेशा ये तय कर दिया जाए कि भारतीय व्यक्तियों को सेना से उस पद से दूर रखा जाए जहां अधिकार होते हैं। इसलिए भारत में सेना से संबंधित प्रमुख आयोग हम देखेंगे पीला आयोग 1860 ईस्वी, और देखेंगे हम ईसर आयोग लगवाया 1920 ईस्वी में, 1920 आयोग इसमें। और सैंधर्स्ट आयोग, इसको स्किन आयोग भी बोलते हैं, ये आया लगभग 1925 ईस्वी में। और आप देखेंगे गेरेन आयोग ये आया लगभग 1923 ईस्वी में। और एक और देख लीजिए आप, चैटफील्ड आयोग ये आया 1939 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में उस समय था लॉर्ड कैनिंग। यहाँ 1920 में आएगा तो चेम्सफोर्ड और लॉर्ड रीडिंग।
लॉर्ड रीडिंग, और यहाँ हो गया कौन सा, लिथको। आप देखिए ये किससे संबंधित हैं, तो ये जो है वो सेना से संबंधित है। सेना से क्यों संबंधित है, क्योंकि जैसे ही 1857 ईस्वी में एक बड़ा विद्रोह हुआ, उस विद्रोह ने लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत करने के बाद ब्रिटेन की सरकार ने अर्थात क्राउन ने ही भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया था। और उसका शासन कैसे चलाया जाए, तो ब्रिटेन में एक भारत सचिव नाम के एक व्यक्ति का पद का सृजन किया गया था, और उस भारत सचिव के नाम के व्यक्ति ने ही आगे अपना शासनकाल को चलाया था 15 सदस्यीय एक मंडल के आधार पर। इसलिए पील आयोग की स्थापना ब्रिटेन की सरकार ने की। ब्रिटेन की सरकार ने पील आयोग क्यों लेकर आई, क्योंकि इसका उद्देश्य है कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर फिर भारतीय सैनिक मिलकर कोई बड़ा विद्रोह कर दें। इसलिए इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है पील कमीशन का, वो ये है कि भारतीय व्यक्तियों को सेना के बड़े और महत्वपूर्ण पदों से किसी भी प्रकार वंचित कर दिया जाए और दूर भी कर दिया जाए। यहाँ तक कि सुनते हैं कि 1860 के बाद 1914 ईस्वी तक भारतीय व्यक्तियों को जो ब्रिटेन ने जो राइफल्स दी थी वो उत्तम और अति उत्कृष्ट प्रकृति की नहीं होती थी, जबकि वो जो राइफल्स होती थी, जो बंदूक होती थी, वो अंग्रेजों की तुलना में घटिया होती थी। और आप सोचिए 1860 के बाद जो पील कमीशन आया, इस पील कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन की। इसने क्या कहा कि बंगाल में भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों का जो सेना में अनुपात होना चाहिए वो 2:3 होना चाहिए। और वहीं वो कहता है मद्रास में नहीं, यहाँ शायद 1:2 का मामला रहता है, 1:2, 1:3। और कहता है कि बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए। इसलिए आप सोचिए कि 1857 ईस्वी के बाद भारत में सेना ने कोई विद्रोह नहीं किया, और ये विद्रोह लगभग आपको 1945-46 ईस्वी के दौरान मिलेगा, जब भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट चरम पर था। सोचिए कि 1857 से लेकर 1946 तक 90 वर्षों तक भारतीय सेना में विद्रोह नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? एक बड़ा विद्रोह इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने इस टाइप के आयोग बनाए, और उन आयोगों ने ऐसी रिकमेंडेशन की कि भारत में भारतीय सैनिकों को इतने अधिकार ही न दिए जा पाए जिससे वो किसी प्रकार का विद्रोह कर पाए। इसलिए अगर भारतीय व्यक्तियों को सेना में जो सबसे बड़ा पद मिलता था वो सूबेदार का था। सूबेदार से बड़ा पद भारतीय सैनिकों को दिया ही नहीं गया, और जब सूबेदार से बड़ा पद नहीं दिया जाएगा तो सूबेदार के पास कितना राइट्स होगा, कितने अधिकार होंगे जिससे वो विद्रोह कर पाए। तो विद्रोह की जो स्थिति होगी वो लगभग नथिंग हो जाएगी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने हमेशा ये प्राथमिकता दी कि भारतीय व्यक्तियों को बड़े बड़े पदों से हमेशा वंचित रखा जाए। इसलिए इसर आयोग का संबंध किससे है? तो इसर आयोग का संबंध भी सैनिक सुधार से है। सैंडहर्स्ट आयोग का संबंध किससे है? तो 1925 में आया, और संबंध किससे है? सेना से है। इसको सैंडहर्स्ट कहा जाता है। इसके नाम के व्यक्ति के संरक्षण में इसको दिया गया था, इसलिए उसको आयोग के नाम से भी जान देते हैं। गैरन आयोग और चैटफील्ड आयोग, इन सब का संबंध किससे है? इन सब का संबंध जो है वो है सेना से। इसलिए इस टॉपिक के अंतर्गत आपने देखा कि किस प्रकार भारत में सिविल सेवकाओं का विकास हुआ। जब सिविल सेवाओं का भारत में विकास हो रहा था और सिविल सेवकों में भारतीयों लोगों की भूमिका का प्रश्न उठने लगा, और यहाँ तक कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने भी इस बात की प्राथमिकता दी कि आप भारतीय व्यक्तियों की सिविल सेवकों के रूप में जो भागीदारी है उसको बढ़ाइए। तब ब्रिटिश सरकार ने अपनी बुद्धिमत्ता का काम किया। उसी समय आप देखेंगे कि डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मजिस्ट्रेट के कुछ पदों का सृजन किया गया।
नाम तो इनका बड़ा था कि डिप्टी मजिस्ट्रेट होंगे और डिप्टी कलेक्टर होंगे। इन पदों पर भारतीय व्यक्तियों की नियुक्ति की गई, लेकिन इनके पास जो अधिकार थे, राइट्स थे, बहुत कम थे। और दूसरा एंगल ये भी है कि तत्कालीन शासन में जिन भारतीय व्यक्तियों को कलेक्टर का पद या न्याय के बड़े बड़े पद मिले भी, तो उन भारतीय व्यक्तियों के अंदर भी, भावनाओं में भी इस प्रकार की साम्राज्यवादी भावना भर दी गई थी, जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन या राजभक्त रहे और अपने सरकार के प्रति वो प्रतिबद्ध रहे। इसलिए भारत में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने व्यवस्था लाई थी, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता था कि भारतीय व्यक्ति सामान्यतः ईमानदार नहीं होता है, और इस व्यवस्था को उसने आगे बढ़ाते हुए हमेशा इस बात की गारंटी ले रखी कि भारतीय व्यक्तियों को इसमें अगर भूमिका नहीं दी जा पाएगी तो भारत का कल्याण हम नहीं करेंगे, और कल्याण के स्थान पर हम हमेशा साम्राज्यवादी हितों को ही भूमिका देते रहेंगे। इसलिए इस टॉपिक के दौरान हमने 3-4 टॉपिक्स डिस्कशन किए हैं। अगले चैप्टर में हम कवर करेंगे कि किस प्रकार भारत में आधुनिक जुडिशियल सिस्टम आया था, आधुनिक न्याय व्यवस्था आई थी, जो वर्तमान तक लागू है। थैंक यू।